अब जिनको डिमेंशिया हो गया है तो क्या ये क्यूरेबल है? जी बिल्कुल, कुछ डिमेंशियाज हैं। इस बेसिकली डिमेंशियाज को ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिमेंशिया में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी डिमेंशियाज तो वो होते हैं कि जैसे जिसमें एजिंग इज़ दी ओनली प्रोसेस, जिसकी वजह से जिसका कोई क्योर नहीं है, जिसमें कि भाई हाँ एज की वजह से, तो एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये चीज़ें जो मेमोरी फंक्शन है और डाउन होता रहेगा। उसमें कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो दे के हम पेशेंट को सपोर्ट करते हैं। बट कुछ डिमेंशियाज होते हैं सेकेंडरी डिमेंशियाज, मतलब जो किसी कारण की वजह से हो गया। जैसे कुछ एसेंशियल विटामिन्स होते हैं, B12, D3, ये कुछ केमिकल्स जो कम हो गए, इनको सप्लीमेंट करके हम ठीक कर सकते हैं। कुछ लोगों में सोडियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से भी मेमोरी लॉस होने लगता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो सोडियम लॉस करती हैं, तो हम सोडियम करेक्शन करके इन डिमेंशियाज को क्योर कर सकते हैं। कुछ में क्या होता है, हम जब इमेजिंग करते हैं तो हमें दिखता है कि जो मेमोरी ए वाला एरिया टेम्पोरल लोब ब्रेन का होता है, वहाँ पे कोई गांठ या सूजन या कोई ट्यूमर दिख रहा है, तो हम उसको ऑपरेट करके भी पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। तो अगर हम कहें कि डिमेंशिया क्यूरेबल है, येस इट इज़ क्यूरेबल। अगर हम कहें कि क्या डिमेंशिया कोई इलाज नहीं है, नहीं, गलत है, इलाज है, पॉसिबल है। प्लस अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन और ये सब सारी चीज़ें, हमें पेशेंट को मेंटली फिज़िकली सपोर्ट करना है। एज ए फैमिली मेम्बर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, उनका ध्यान रखना, उनसे बातें। हम लोग डिमेंशिया क्या होता है, डिमेंशिया हो गया पेशेंट को, पेशेंट एक बेड पे लेटा हुआ है, उसको ये नहीं पता दिन कब है, रात कब है, उसने कब खाया। ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल अपने जैसा ट्रीट करें, जैसे वो पहले थे वैसे ट्रीट करें। मीन्स सुबह उठाएं, उनको डेली रूटीन कराएं, अपने साथ बिठा के एज ए आर फैमिली मेम्बर उनको बिठा के नाश्ता कराएं, बाहर ले जाएं, उनके मित्रों से मिलवाएं, फैमिली मेम्बर से मिलवाएं। कुछ इम्पॉर्टेंट, ठीक है वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते, बट उनको उस डिस्कशन में एटलीस्ट इंक्लूड करें। मेक देम फील कि दे आर स्टिल पार्ट ऑफ द फैमिली। तो फैमिली इज़ अ बिग थिंग फॉर डिमेंशिया पेशेंट्स। अगर हम उनको किसी ऐसी जगह छोड़ देंगे जहाँ पे मतलब नई जगह है, जहाँ पे कभी रहे नहीं है, जहाँ जिन लोगों से मिले नहीं हैं, तो उनमें कन्फ्यूजन, हैलुसिनेशंस, ये डिमेंशिया, ये चीज़ें और बढ़ेंगी और फास्ट बढ़ेगा। तो आई थिंक इन पेशेंट्स को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ओल्ड एज में क्या डिमेंशिया क्यूरेबल है? अगर आप 60 क्रॉस कर गए हैं, मान लीजिए आप 70 अबव हैं, 80 अबव हैं। इट इज़ नॉट 100% क्योरेबल, ये पूरा 100% क्योरेबल नहीं है। बट ये है ज़रूर कि हम उनको कुछ सपोर्ट दे के, कुछ चाहे दवाइयों से, चाहे फिज़िकल सपोर्ट दे के, इमोशनल सपोर्ट दे के, इस प्रोसेस को स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। तो डिमेंशिया पेशेंट्स को क्या मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती हैं? यूजली यस, यूजली यस, अनटिल अनलेस उन दवाइयों से पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रही, यूजली यस। आजकल तो आजकल ऐसी एंटीबॉडीज़ आ गई हैं कुछ, जो इनिशियल पीरियड में अगर पेशेंट को दी जाएं तो ये डिमेंशिया रिवर्सिबल भी है। ऑल्दो अभी ये दवाइयाँ FDA ने अप्रूव कर दी हैं, दे आर इन स्टेट्स में तो चल ही रही हैं। अभी कॉस्टिंग ज़्यादा है, इंडिया में आने में थोड़ा टाइम है। यू नेवर नो, एक दिन इंडिया में आके जब ये दवाइयाँ मिलेंगी लोगों को, तो जितना हमारा पॉपुलेशन डिमेंशिया से ग्रसित है या होने वाला है, वो हमें फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि साइंस इसके ऊपर डेली काम कर रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, क्योंकि आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इतने पेशेंट्स को आप डेली डील करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है पेशेंट्स की संख्या इंक्रीज़ हो रही है? यस, देखिए विद ऑल दी एमिनिटीज़ विच वी आर गेटिंग, हम जितनी भी चीज़ें हमें मिल रही हैं, इससे क्या हो रहा है ना कहीं हमारा जो एक मीन एज है वो बढ़ता जा रहा है। जब मीन एज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं जो ओल्ड एज वाली हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। और दूसरा क्या है, हम जिस माहौल में काम करें, जिस कॉम्पिटिटिव माहौल में काम करें, जितना हमारा ब्रेन काम कर रहा है, अगर देखा जाए तो वो और ज़्यादा थकता जा रहा है, और ज़्यादा डीजनरेशन होता जा रहा है। तो एक तरफ एजिंग बढ़ रही है और मेमोरी हमारा जो ब्रेन है वो वीक होता जा रहा है। तो ओवर द टाइम इन मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। ओके, तो जो डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, ओवरऑल कितना खर्चा आता है इलाज में? अगर अभी करंट उसकी बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में अगर आप कहें तो एक ब्रेन का स्कैन होता है, MRI, कुछ ब्लड टेस्ट, अगर आप ओवरऑल कॉस्टिंग लगाएं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि 5-6 हज़ार रुपये से ज़्यादा की टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। और अगर दवाई की बात करें, दवाइयाँ सस्ती हैं, 1 महीने के इलाज के लिए हार्डली
400-500 रुपये में हो जाता में है। हो जाता है। ओके, तो क्या जो ये ब्रेन के टेस्ट हैं, ये जो आम लोग हैं, जैसे कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें हर साल करवाने चाहिए बॉडी चेकअप में, तो क्या ब्रेन के टेस्ट भी ज़रूरी होते हैं? जैसे एक बार आपने एमआरआई कर लिया है तो दैट इज़ सफिशिएंट। मान लीजिए पेशेंट में एकदम से कुछ डिटेरिएशन होता है, पेशेंट एकदम से डाउन होता है कि कोई नई चीज़ तो नहीं हो गई, तो उस समय ये टेस्ट रिपीट करने पड़ते हैं ठीक टाइम है। टू टाइम। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि स्ट्रोक के भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो स्ट्रोक क्यों होता है? अगेन स्ट्रोक एक लकवा, आम भाषा में जैसे कहते हैं लकवा हो गया। लकवा पहले मैं बताना चाहूँगा, लकवा दो तरीके का होता है। एक होता है इस्कीमिक या क्लॉट की वजह से, एक होता है जिसमें नाड़ी फट जाती है जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, और एक जिसमें क्लॉट फंस के नस में आगे ब्लड फ्लो बंद हो जाता है जिसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। तो अगेन लकवा एज एक सबसे बड़ा कारण है, जो आगे एज बढ़ रही है। जो लाइफस्टाइल बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, हमारी डाइटरी हैबिट्स, ये सब एक रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक के। जैसे पहले देखा जाता, जैसे डिमेंशिया है, स्ट्रोक भी पहले 60 या उनके प्लस लोगों को होता था, बट नाउ दीज डेज स्पेशली कोविड के बाद हमने देखा है 20 साल, 22 साल, 25 साल के बच्चों को भी स्ट्रोक हो रहा है। तो उनके कारण अलग है। उनके कारण मेनली जैसे ये लोग जिम जाते हैं, जिम के वो प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है, नस फट जाती है। कुछ लोग कुछ नशा करते हैं, कुछ दवाइयों का सेवन करते हैं, उससे भी ये स्ट्रोक हो जाता है। ऑब्वियसली इतना स्ट्रेस है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, उसका इमोशनल स्ट्रेस लेके भी स्ट्रोक हो सकता है। तो स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हैं? स्ट्रोक का जो WHO वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल पहले इसका एक निमोनिक दिया कि किसी को भी ये सिम्टम्स हो, इट इज़ स्ट्रोक, डू नॉट वेस्ट टाइम, इमीडिएटली रीच टू अ हॉस्पिटल। दैट इज़ बी फास्ट। बी में बी स्टैंड फॉर एनी बैलेंसिंग इशू, किसी को बैलेंस अच्छा, चलने फिरने में दिक्कत हुआ। ई स्टैंड्स फॉर किसी को विजन में एकदम से कोई दिक्कत हो, दिख नहीं रहा, ब्लड अचानक से विजन हो दिखना। गया, एक तरफ का विजन नहीं दिख रहा, ये एक आँख की रोशनी चली गई एकदम से। एफ स्टैंड फॉर एनी फेशियल वीकनेस, कोई चेहरा लटक गया, आँख बंद नहीं कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं तो चेहरा एक तरफ जा रहा है। ए स्टैंड फॉर एनी आर्म और लेग वीकनेस, कि आपने देखा एक साइड कमज़ोर पड़ गया। एस स्टैंड फॉर एनी स्पीच प्रॉब्लम, आवाज़ तुतला के बोल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं या कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। एंड टी स्टैंड फॉर टाइम टू एक्ट fast, means don't waste a single minute, because if you lose 1 minute to reach hospital, it means कि you are losing almost 2 million neurons of the brain. That is too much. तो मतलब किसी को अगर स्ट्रोक आया है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है? इमीडिएटली, कोई घर में दवाई देने कुछ की नहीं ज़रूरत करना नहीं है। आपको एक बड़े सेंटर पे पहुंचना है जहां पे एटलीस्ट एक सीटी स्कैन मशीन हो, एक फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट हो जो कि आपके सिम्टम को देख के बताए कि हाँ ये स्ट्रोक है, तुरंत से सीटी स्कैन करे। अगर उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं है तो ये क्लॉट वाला स्ट्रोक है जिसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। और ऐसे पेशेंट अगर हमारे पास 4.5 घंटे के अंदर अंदर आते हैं तो देयर इज़ अ वंडर ड्रग बाय द नेम ऑफ RTPA, रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। और बहुत रिसेंटली एक नई मेडिसिन भी आ रही है जिसको टिनेक्टिव प्लेस कहते हैं, वो देके इस क्लॉट को डिसॉल्व किया जा सकता है जिससे वो पैरालिसिस कम्प्लीटली रिकवर हो सकता है। ओके, मतलब क्यूरेबल है ये भी It अगर is 4.5 curable. घंटे के अंदर 4.5 पेशेंट आता है तो हमें इसमें हम इसको 4.5 आवर को गोल्डन आवर कहते हैं, इट्स गोल्डन टाइम पीरियड, कि अगर ये निकल गया तो हम कुछ नहीं कर लेकिन सकते। ये क्योंकि बहुत सारी चर्चा हो रही है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं, आपकी बैलेंस डाइट है, आप एक्टिव रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, अचानक से गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो अगेन यही है कि क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी नहीं रही, अगर हम अपने आप को रेगुलर चेकिंग नहीं कराते हैं। कितने हम में से लोग हैं जो अपना बीपी डेली चेक करते हैं या हफ्ते में एक बार चेक करते हैं? कोई नहीं चेक करता है। कोई अपना शुगर चेक नहीं करता है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक नहीं करते हैं। एकदम से पता लगता है, एकदम से जब पेशेंट आए तो बीपी 200 है। बीपी एक दिन में 200 नहीं जाता है, मतलब कुछ ना कुछ पीछे रहा होगा। एंड स्पेशली दोज पीपल जिसमें देयर इज़ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक इलनेस और ब्रेन स्ट्रोक्स या ब्रेन डिसीज़, तो ऐसे लोगों को तो और चौकन्ना रहना चाहिए। ईयरली अपना हेल्थ प्रोफाइल कराना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, डेली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए,
अगर कोई ओबीज है, मोटापा है, उसको कम रखना चाहिए, वेट कम से कम रखना चाहिए। डेली आधा घंटा 1 घंटा निकालें फॉर सम आउटडोर गेम्स, फिट रहें फिजिकली मेंटली, सो दैट कि आप इन सब चीज़ों को रोका जा सके। और स्ट्रोक के इलाज में कितनी कॉस्टिंग आती है? सी अगर आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये फैसिलिटीज़ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो इसका खर्चा कहीं 1.5 to 2 lakhs के आसपास होता है, पूरा हॉस्पिटल स्टे, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सब ट्रीटमेंट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है जो आजकल के लोग हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि लोग करते हैं और उसके बाद मिलना जुलना भी लोगों में कम हो गया है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी तो कर रहे हैं लेकिन सब काम जो है अकेले कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। तो कितना फ़र्क पड़ता है कि अगर आप सोशल हैं बिल्कुल, तो आप इसको रोक सकते हैं? बिल्कुल। कितनी बार होता है हमारे पास ना, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, हम लोग दिल्ली एनसीआर में, लोग यूजली फ्लैट्स में रहते हैं एंड दे आर ऑल न्यूक्लियर फैमिली। कि मान लीजिए हस्बैंड गए हैं काम पे, बच्चे गए स्कूल पे, वाइफ घर पे है फीमेल, घर अंदर से लॉक है और उनको स्ट्रोक हो गया एंड पता ही नहीं लगता है, टाइम निकल जाता है। अब अगर आपकी फैमिली में पेरेंट्स हों, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हों, कम से कम आपके साथ रहेंगे, आपको कोई दिक्कत होती है आपको संभाल सकते हैं, तुरंत मेडिकल फैसिलिटी के पास पहुंचा सकते हैं। अब जब तक पड़ोसी को पता नहीं, आसपास किसी से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता है, पड़ोसी को पता नहीं होता है कि बगल वाले कमरे में क्या हो रहा है, तो सोशल होना बहुत ज़रूरी है। एक ही तरह के, मेरा मानना ये एक ही तरह के चेहरे देखते देखते ना इंसान परेशान हो जाता है। कम से कम आप लोगों से मिलते हो, जुलते हो, बातें करते हो, उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, आप उनकी सुनते हो, तो इससे ना मतलब जब एक्सचेंज ऑफ थॉट प्रोसेसेस होते हैं तो आपको भी नए नए आइडियाज़ आते हैं, आप भी मेंटली एक्टिव रहते हो। नहीं तो वही चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, अरे उसने क्या कह दिया, इसने क्या कह दिया, अब मुझे ये करना है, वो करना है। तो चेंज, जो लोग चेंज होते हैं ना, तो वो मतलब लंबा सस्टेन करते हैं। आई ऑलवेज से टू माई पेशेंट्स, डोंट बी रुका हुआ तालाब, अ लेक बन के रहोगे ना तो गंदे हो जाओगे, कोई आएगा भी नहीं आपके पास, है ना, कोई मुंह भी नहीं धोएगा ना पानी पिएगा। बी लाइक रिवर फ्लोइंग ऑलवेज, नदी की तरह रहोगे, हमेशा साफ सुथरे रहोगे, लोग आएंगे आपसे कुछ ना कुछ लेंगे, आपको कुछ ना कुछ देंगे। तो ऑलवेज बी इन फ्लो, लोगों से मिलो जुलो, बातें करो, गेम्स खेलो। अपने मतलब घर में बैठ के वही टीवी देख रहे हैं, वो मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें आई थिंक अवॉइड। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आपने बताया कि कुछ केसेस में डिमेंशिया या स्ट्रोक की हम बात करें क्योरेबल है नहीं है, क्योंकि आप इतने टाइम से केसेस हैंडल करते हैं। कभी आपने देखा है कि मिरेकल भी होता है इसमें? कई बार आपको लगा कि मतलब दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी लेकिन फिर भी पेशेंट ठीक हो गया हो, ऐसा कोई केस है? यस, बिल्कुल है, बट दे आर ऑल बिकॉज ऑफ फैमिली मेम्बर्स, द कल्चर्स, दी ऑल नेबर्स, है ना, जो जितना फैमिली सपोर्ट कर सकती है, जितना नेबर्स सपोर्ट कर सकते हैं, जितना वर्क प्लेस पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, उतना मेडिसिन नहीं कर सकती। सिर्फ तो मेडिसिन किसी को, यस, मेडिसिन किसी को देंगे, लगेगा नहीं लगेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट यस, ये जो हम लोगों का इमोशनल सपोर्ट है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट है लोगों का, ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू, यस मेडिसिन हैव रोल, बिल्कुल है, लेकिन ना मेडिसिन एक टाइम तक ही काम करती है। True. उसके अब सिंपल है, अगर किसी को पैरालिसिस हो गया या किसी को मेमोरी लॉस हो गया, दवाई वो खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेमोरी अभी इतनी अच्छी नहीं हुई है, कहीं बाहर निकल गए मान लीजिए, उनको पता ही नहीं है वापस कहाँ जाना है। सही बात, दे आर कन्फ्यूज। अब अगर वो लोगों से मिले होंगे, जुले होंगे, लोगों ने देखा होगा अच्छा ये तो हमारे बगल में, कम से कम दे लेट देम बैक टू देयर होम, नॉर्मल ट्रीट करें हम उनको। सेम अगर किसी को स्ट्रोक हो गया, ठीक है, पैरालिसिस हो गया है, ट्रीट नहीं हो पाया है, घर में जब फैमिली मेम्बर्स होंगे, आस पड़ोस के दोस्त आएंगे, जब वो उसको काउंसल करेंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, पॉजिटिवनेस देंगे, तो पेशेंट इंप्रूव होते हैं। यस, दे इंप्रूव। डॉक्टर सतला, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी हमारा पॉडकास्ट देखा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर किया है डिमेंशिया, और जो लोग भूल जाते हैं चीज़ें, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, कब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है इस पॉडकास्ट से सभी चीज़ें मालूम चल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और हम एक और टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पॉडकास्ट लेकर के आएंगे आपके साथ।